ग्रेट मॉर्निंग डियर्स। हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। क्यों कर रहे हैं, कौन है हम? मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैं हूँ IIT कानपुर से। हम मिल रहे हैं RT एकेडमी के बहुत शानदार प्लेटफॉर्म पे। क्लास 12th का एक बहुत खूबसूरत, इम्पॉर्टेंट और बहुत सारी हिस्ट्री फिजिक्स की अपने अंदर समेटे हुए एक शानदार सी यूनिट है जिसका नाम है वेव ऑप्टिक्स। उसका लेक्चर 1 करने जा रहे हैं। हम क्यों मिल रहे हैं? हमें प्रिपरेशन करनी है अपने बोर्ड्स की। और क्या हम सच में अच्छा कर पाएंगे? जी हाँ, अगर आप RT एकेडमी को लगातार फॉलो करेंगे और इस पूरी सीरीज़ को देखेंगे तो यकीन मानिए वेव ऑप्टिक्स या इसके आगे पीछे जितनी भी यूनिट्स हमने करी हैं उनमें आने वाला कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने एग्जाम में। तो वेव ऑप्टिक्स लेक्चर 1 क्लास 12th RT एकेडमी के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे शुरुआत करते हैं कि क्या है ऑप्टिक्स और क्या है वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स तक ठीक था कि लाइट की स्टडी को ऑप्टिक्स बोला जा रहा है, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स क्या है? तो जब लाइट वेव की तरह बिहेव करे, अजीब सी बात है, लाइट वेव की तरह कैसे बिहेव करती है? लाइट तो रे होती है, वेव की तरह थोड़ी चलती है। एक्चुअली लाइट वेव होती है। कैसे? चलो हिस्ट्री में पहुंचते हैं कि लाइट क्या होती है, समझते हैं। फ्लैशबैक में चलें और 17th सेंचुरी पे आए। उस समय पर यह शायद नहीं पता था किसी को, या कोई ये बात समझने की कोशिश नहीं कर पाता था, ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता था। इवॉल्व ही हो रही थी साइंस कि लाइट एक्चुअली क्या है। लाइट की स्पीड भी बड़ी मुश्किल से ही नापी गई है। न्यूटन साहब एक जीनियस माइंड, फिजिक्स की दुनिया में शायद उनका नाम कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि लाइट क्या चीज़ है। सबसे पहला कमेंट जो हमें पढ़ाया जाता है, जो हमें समझ आता है, वो ये है कि न्यूटन साहब ने सबसे पहला कमेंट लाइट पर किया कि लाइट क्या है। और लाइट क्या है ये डिफाइन करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि ये बोर्ड क्या है, ये मार्कर किस चीज से बना है। और जब हम ये जान जाते हैं किस चीज से बना है और ये क्या चीज है, ये कैसा बिहेव करती है, तो उसके नए नए यूजेस हम बना लेते हैं। जैसे किस तरह से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनसे जो कंपाउंड बनता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसी से तो ये प्लास्टिक बना रखी है, पानी में सड़ता नहीं है। वरना आयरन वगैरह से भी बनाया जा सकता था इसका कवर, और वो पानी में मॉइस्चर में खराब हो जाता। महंगा कितना पड़ता, ये हम आसानी से बहुत चीप मटेरियल बना पा रहे हैं। तो साइंस इवॉल्व होने की वजह से तो जानना जरूरी है कि जो भी हमारे सराउंडिंग्स में है वो एक्चुअली क्या है। तो न्यूटन साहब ने लाइट के बारे में क्या बोला? न्यूटन साहब ने लाइट के बारे में बोला कि लाइट जो है इस पार्टिकल, मतलब हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं, अब तो आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं कि लाइट क्या है, कैसे कैसे ये समझा गया है। समझते हैं? बहुत सारी बातें मैं सारी नहीं पढ़ाऊंगा, जो मोटी मोटी थ्योरीज हैं और आपको जाननी जरूरी हैं, सिर्फ उतनी ही बताऊंगा। वरना तो लिस्ट है पूरे साइंटिस्ट की, हम लोगों ने बहुत ऐसे लिस्ट पढ़ी हैं और उनके रिसर्च पेपर पढ़े हैं, लेकिन आपको 12th क्लास में जो जानना है वही बता रहा हूं कि लाइट क्या है। लाइट पार्टिकल है, और ये कैसा पार्टिकल है अभी बताता हूं। इस पार्टिकल का इन्होंने नाम दिया कॉर्पस्क्यूल्स। लाइट का नाम, ये जो पार्टिकल है इसका नाम दिया कॉर्पस्क्यूल, और ये थ्योरी कहलाई न्यूटन्स कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी। न्यूटन की कॉर्पस्क्यूल वाली थ्योरी। ये कॉर्पस्क्यूल शब्द सुना है, 10th में बायो में पढ़ा था, RBC होती है, हाँ वैसा ही कुछ छोटा पार्टिकल। इन्होंने क्या बोला लाइट के बारे में कि ये जो कॉर्पस्क्यूल्स हैं और लाइट के पार्टिकल हैं, जिनको लाइट का पार्टिकल बोल रहे हैं, नाम दे रहे हैं कॉर्पस्क्यूल हैं, ये एक्सट्रीमली स्मॉल है, इसीलिए हम इन्हें पकड़ नहीं पाते। एक्सट्रीमली स्मॉल है। दूसरा, एक्सट्रीमली हल्के हैं लाइट। अब ये वाली लाइट और ये वाली लाइट में डिफरेंस है। ये लाइट प्रकाश, बिजली के ये जो रोशनी है इसके लिए, ये लाइट का मतलब हल्के से है, ध्यान रखें। इन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल हैं बहुत छोटे हैं, बहुत हल्के हैं, एक्सट्रीमली इलास्टिक है। एक्सट्रीमली का मतलब परफेक्टली इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब जब ये किसी मटेरियल से टकराते हैं तो एनर्जी का इनके अंदर कोई लॉस नहीं आता है। ये हाथ गया, टकराया और वापस आया, साउंड क्रिएट हुआ। जो एनर्जी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी थी वो टकराने में साउंड में कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो गया, तो मेरी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह गई। इलास्टिक कोलिजन वो कोलिजन्स होते हैं जिनमें एनर्जी कंजर्व रहती है, यानी कि इनके किसी कोलिजन में ना मोमेंटम बदलने वाला है ना काइनेटिक एनर्जी बदलने वाली है, ध्यान रखें। अच्छा साहब, बहुत बढ़िया। आगे देखें, ये बहुत छोटे बहुत बड़े ऐसे 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 होते हैं, और उन्होंने ये कहा कि इट हैज डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट मटेरियल्स।
कई किताबें इसको थोड़ा उल जलूल करके पढ़ाती हैं, लेकिन मैं कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जानबूझ के ताकि कंफ्यूजन पैदा ना हो। इन्होंने ऐसा कहा कि रेयरर मीडियम में स्पीड ज्यादा और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, विच इन टर्न आज की तारीख में सही है, लेकिन जो रेयरर और जो डेंसर न्यूटन साहब ने डिफाइन किया था वो गलत था। अभी धीमे धीमे समझ आएगा। इस थ्योरी से हुआ क्या, कुछ नहीं, हाइपोथेटिकल थ्योरी है, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर चीजें एक्सप्लेन हो जाती हैं फिर तो थ्योरी सही है, और अगर नहीं होती हैं तो ये थ्योरी सही नहीं है। अच्छा देखें क्या कहानी है, आगे आए। अगर उस जमाने की बातें करें तो रिफ्लेक्शन का लॉ स्नेल लॉ से पहले से एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि रिफ्लेक्शन का I इज इक्वल टू R ट्रूली होल्ड होता है, ये पहले से क्लियर था। अब न्यूटन साहब ये कहने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरी थ्योरी सही है तो इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे। तो देखो न्यूटन साहब ने कैसे एक्सप्लेन किया। न्यूटन साहब ने कहा कि लाइट का पार्टिकल आया और लाइट का पार्टिकल रिफ्लेक्ट हो गया। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है भैया, ये ध्यान रखना है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा। ये एंगल I है नॉर्मल से और ये एंगल R है नॉर्मल से, ठीक है। जो पार्टिकल आ रहा है उसका कोई ना कोई मोमेंटम इधर है और कोई ना कोई मोमेंटम अब इधर है। इन्होंने कहा कि अगर लाइट का जो कोलिजन है वो परफेक्टली इलास्टिक है तो ना मोमेंटम बदलने वाला, टोटल मोमेंटम बदलने वाला नहीं, और ना काइनेटिक एनर्जी बदलने वाली। तो जो मोमेंटम उसको सेम कर लेते हैं। इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं, एक ऊपर एक नीचे। आप पाएंगे कि अगर ये एंगल I है तो फिर साहब ये भी एंगल I है। इस P के दो कंपोनेंट बनाइए, एक P cos I और यहां बनाइए P sin I। इधर देखिए अगर ये एंगल R है तो साहब ये भी एंगल R है, तो ये बन गया P cos R और यहां बना P sin R। आप पाएंगे कि ये मोमेंटम जो है, इस मोमेंटम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। लॉजिक क्या सुनना, टक्कर हो रही है तो जो नॉर्मल है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो तो यहां आने वाली है ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और इस मिरर के टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होगी। जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होती उस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज नहीं आता। यानी P sin I और P sin R इनमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पैरेलल टू मिरर है। तो फिर ये तय हो गया कि अगर यहां किसी प्रकार का चेंज नहीं आ रहा है तो P sin I इज इक्वल टू P sin R होना चाहिए। और ये वेल डिफाइंड है कि एक्सट्रीमली इलास्टिक है, यानी मोमेंटम में चेंज नहीं है, तो इस P से ये P कैंसिल होगा। हम कहेंगे कि जो sin I है और जो sin R है ये बराबर हैं, यानी कि I जो है वो R के बराबर है। क्या खूबसूरत थ्योरी है उस जमाने के हिसाब से। हालांकि ये सब रबिश है, बिल्कुल गलत है, लेकिन हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आज के दिन में हिस्ट्री करेंगे और जानेंगे कि कैसे कैसे थ्योरी इवॉल्व होती है और कितनी शानदार थ्योरीज हमारे सामने आएंगी। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे कि आप शॉक्ड रह जाएंगे देखकर कि ये भी होता है, और आपको यहीं पर दिखाएंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट करके। खैर आगे देखें। इन्होंने कहा रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव होता है, समझें। एक रे आ रही है, यहां स्पीड v1 है और यहां स्पीड लाइट की v2 है, ठीक। और ये जो नॉर्मल बन रहा है, इस रे को दो तरह से मुड़ना है, या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल या तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ के आए हैं, हम भी इसके साथ कंफर्टेबल हैं, और ये एक ऐसे नेचुरल फिनोमेनाज हैं कि साइंटिस्ट लोग तो होते ही हैं। तो इन्होंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया वो देखें कि वो केस लें जबकि ये टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ रहा है। तो साहब ये एंगल जो है I है और ये एंगल जो है वो R है। मैं इसकी प्रूविंग पे नहीं जाऊंगा कि उन्होंने v1/v2 का रेशियो कैसे बताया था, थोड़ा सा मुश्किल काम है इस आधे घंटे के अंदर इस डिस्कशन को करना, और आप भी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाएंगे इसके साथ। इसलिए मैं आपकी उनकी थ्योरी का बेस बता देता हूं कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा जब वेव जा रही है और टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ रही है, या वेव, सॉरी वेव वर्ड यूज किया, जो लाइट आ रही है, लाइट का पार्टिकल आ रहा है, वो लाइट का पार्टिकल टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ रहा है, तो कोई पार्टिकल मुड़ता तो तब है, डायरेक्शन तो तब चेंज करता है जब उसमें एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन कब आता है? जब फोर्स लगती है। तो जैसे ही इसने अपना मीडियम चेंज किया, नॉर्मल की दिशा में इस पार्टिकल पर फोर्स लगने लगी और इस फोर्स ने इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर दिया। यही एक्सप्लेनेशन, जब ये v2 से v1 में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल फोर्स लगेगी, तो ये मुड़ने लग जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मुड़ने का कारण इन्होंने ये बताया कि नॉर्मल की दिशा में कुछ फोर्स लगती है। अच्छा, क्यों लगती है, कौन लगाता है, कैसे लगाता है? नो एक्सप्लेनेशन प्लीज, ये सब मत मांगिए इनसे। सुने क्या सीन है। इन्होंने कहा क्योंकि यहां पर फोर्स लग रही है तो यहां पर एक्सेलरेशन है, और क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो उन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि v2 जो है वो ग्रेटर होना चाहिए v1 से, विच इन टर्न रॉन्ग है।
क्योंकि आप हवा से अगर पानी में रे डालेंगे तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, लेकिन पानी में लाइट की स्पीड कम होती है और एयर में ज्यादा होती है। एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। तो ये जो इनका इंटरप्रिटेशन था ये गलत था। समय के साथ ये मालूम पड़ा कि ये जो थ्योरी है ये ठीक नहीं है, लेकिन धूमधाम से थ्योरी चल रही थी इनके जमाने में। इन्हीं के कंटेम्प्रेरी एक साइंटिस्ट हैं, नीदरलैंड से आते हैं, जिनको डच साइंटिस्ट बोला जाता है। उनका नाम था हाइगन्स। हाइगन्स साहब जो थे वो इनके ही कंटेम्प्रेरी थे, वो इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, एक टीचर थे। उन्होंने ये प्रपोज किया कि भैया ये जो न्यूटन साहब की थ्योरी है ये पूरी तरह गलत है, लाइट को पार्टिकल मानना गलत है, क्योंकि लाइट पार्टिकल होती ही नहीं है, लाइट होती है वेव। हाइगन्स साहब ने अपनी एक थ्योरी दी, उसमें वेव फ्रंट का कंसेप्ट बनाया और टाइम पीरियड को इक्वल किया और पता नहीं क्या क्या बातें उन्होंने एक्सप्लेन करी। भी करेंगे हम लोग, वो हमारा पहला पार्ट होगा इस लेक्चर का या ये इस टॉपिक का, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स में पहला टॉपिक हाइगन प्रिंसिपल ही है। मैंने तो आपको हिस्ट्री के लिए पढ़ा दिया। तो जो वेव ऑप्टिक्स में हाइगन प्रिंसिपल आएगा, हाइगन साहब ने अपना कुछ असम्पशंस थे, उनके भी कुछ रॉन्ग असम्पशंस उनके भी थे, वो उन्होंने माने और उसके हिसाब से वेव कंसीडर करते हुए रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, दूसरे कुछ और फिनोमेनास को भी एक्सप्लेन किया। हम कोर्स में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रहे होंगे हाइगन प्रिंसिपल से। उस जमाने में न्यूटन साहब दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट या सबसे ग्रेटेस्ट ब्रेन समझे जाते थे। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में भी हाइगन साहब की बहुत इज्जत नहीं हुई। तो हाइगन साहब का बहुत सम्मान नहीं किया गया, उनकी थ्योरी को बहुत एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो न्यूटन साहब के बाद जो दूसरे आदमी थे उनका नाम था हाइगन की वेव थ्योरी थी और पसंद नहीं किए जा रहे थे, कोई बात नहीं। 1800s के आसपास न्यूटन साहब जा चुके हैं, हाइगन साहब जा चुके हैं, थॉमस यंग मॉडुलस वाले ये आते हैं। इन्होंने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया। आपको बताऊं कि ये एक्सपेरिमेंट इतना शानदार है कि जब तक दिखाया ना जाए बच्चा बिलीव नहीं करता। सुने क्या, हम लोग करेंगे इस चैप्टर में, ये थ्योरी भी करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। इन्होंने क्या किया, दो छोटे छोटे से छेद बनाए, स्लिट्स बोलते हैं इनको। स्लिट्स क्या है समझे, छोटे छोटे छेद। एक पेपर लिया, उसमें ब्लेड मार दिया तो स्लिट बन गई। एक ही लाइट को इस स्लिट से निकाला और सामने एक स्क्रीन बनाई। तो मेरे हिसाब से अगर लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, इफ लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, तो ये रे को सीधा यहां पे आ जाना चाहिए था, ये रे को सीधा यहां आ जाना चाहिए था, एक ब्राइट स्पॉट ऐसा, एक ब्राइट स्पॉट ऐसा बन जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पाया ये जाता है कि इसमें ऐसा एक ब्राइट स्पॉट बनता है, फिर अंधेरा हो जाता है, एक और ब्राइट स्पॉट बनता है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर एक और ब्राइट स्पॉट बनता है, फिर एक और ब्राइट स्पॉट बनता है, फिर एक और ब्राइट स्पॉट बनता है। ये मैंने बड़े बड़े छेद किए। अगर मैं इसी जगह पर ऐसे छोटे छोटे छेद करता, ऐसे गोल गोल, तो सामने की स्क्रीन पर आप पाते कि एक ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, ब्राइट स्पॉट, बाकी सब अंधेरा है। जहां मैंने कुछ नहीं बनाया वहां अंधेरा है, जहां गोले गोले बनाए हैं वहां पे ब्राइट लाइट दिखाई दे रही है। ये एक्सपेरिमेंट, इसको क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट है। इन्होंने इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और ये कहा कि इंटरफेयर तो वेव करती थी 11th क्लास में, जब स्टैंडिंग वेव बनती थी या आगे प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे को एक ही डायरेक्शन में सुपरपोज करती थी, तो कभी कभी लाउड, कभी कभी जीरो साउंड सुनाई देता था, जिसको हम लोग रेजोनेंस बोल दिया करते थे। वही कहानी। इन्होंने कहा अगर वेव इंटरफेयर करती थी और लाइट के साथ वो एक्सपेरिमेंट रिपीट करें और ये भी इंटरफेरेंस का पैटर्न दे रही है, तो लाइट वेव होनी चाहिए, यानी वेव की थ्योरी सही है। ही सपोर्टेड हिज थ्योरी। दो थ्योरीज आई, कहानी बिगड़ गई न्यूटन साहब की। लोगों ने समझा नहीं, बड़े ब्रेन से भी गलती हो सकती है, उनकी भी तो थ्योरी ही थी, गलत है, गलत हो गया। एक ग्रिमाल्डी नाम के टीचर थे, फिजिसिस्ट थे। इन लोगों से पहले ग्रिमाल्डी साहब ने यही एक्सपेरिमेंट दो स्लिट से ना करके एक सिंगल स्लिट से किया। एक छोटा छेद बनाया, उसमें लाइट डाली, पाया कि ऐसा ही पैटर्न मिलता है। बस इस पैटर्न में डिफरेंस ये है कि बीच वाला चीज बहुत ब्राइट होती है, कोने वाले की ब्राइटनेस कम होती चली जाती है। इसको डाइफ्रैक्शन बोला और ग्रिमाल्डी ने सबसे पहले ये डिस्कवर किया। ये जो चीज थी ये अगेन सपोर्ट कर रही थी हाइगन वेव थ्योरी को। फिर एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है, मैं इधर इसको इरेज कर दूं, मार्कर का इरेजर ये रहा, ठीक, इसको हटा देता हूं। V2 ग्रेटर देन V1 और ये रॉन्ग था, ऐसा लिख देते हैं। इनके बाद ये ग्रिमाल्डी वाली बातें हो गई और न्यूटन की कहानी गलत हो गई, हाइगन के प्रिंसिपल को सपोर्ट कर दिया गया, सारी दुनिया ठीक ठाक चल रही थी। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है मैक्सवेल, और मैक्सवेल वो हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी।
EMW थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, कि लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रेडियो वेव इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट करती हैं, ट्रांसवर्सल वेव हैं और वैक्यूम में भी चल सकते हैं, नॉन मैकेनिकल टाइप की वेव होती है, ये इन्होंने बताने की कोशिश करी। तो अगेन ही सपोर्टेड द वेव थ्योरी और इन्होंने प्रूव किया कि लाइट इज अ वेव। हेनरिक हर्ट्ज, जिनके नाम पर फ्रीक्वेंसी की यूनिट है, उन्होंने एस्टैब्लिश किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी, हर्ट्ज एस्टैब्लिशेस कि हाँ ऐसा कुछ है। अगली कहानी देखें क्या है। इनके बाद दुनिया चल रही थी, अचानक से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सामने आता है। हेनरिक हर्ट्ज ने ही सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम की कोई चीज होती है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना शायद 30 सालों तक या इवन 40 सालों तक के आसपास की हिस्ट्री है कि ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। अब क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लाइट का क्या नेचर है ये शायद लोग समझ नहीं पा रहे थे। एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक, उन्होंने अपनी क्वांटम थ्योरी में ये प्रपोज किया कि लाइट को पार्टिकल, क्वांटास, पैकेट्स की तरह बिहेव करो, कॉन्टिन्यूअस वेव नहीं है, पैकेट्स के फॉर्म में है। उस थ्योरी को सपोर्ट करते हुए आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया और आइंस्टीन साहब ने इसको एक्सप्लेन किया और आइंस्टीन साहब ने जब इसको एक्सप्लेन कर दिया तो आइंस्टीन ने इसको पार्टिकल नेचर की तरह मानने लगे और पार्टिकल समझेंगे तभी फोटो इलेक्ट्रिक एक्सप्लेन होगा। ऐसा नहीं कि हम उसको पार्टिकल कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब मान रहे हैं पार्टिकल तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो जा रहा है। अगर वेव समझ रहे हैं तो नहीं हो रहा है, समझ आएगा धीरे धीरे, चिंता ना करो, ये पूरा पढ़ेंगे हम लोग। बस आज के लिए तो ओवरव्यू दे रहा हूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अच्छा, आइंस्टीन ऐसा सोच रहे हैं। कभी कभी ये पार्टिकल, कोई ऐसा फिनोमेना है लाइट के साथ जो पार्टिकल समझोगे तो प्रूव होगा, कोई ऐसा फिनोमेना है लाइट के साथ कि उसको वेव समझोगे तो वो समझ आएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा, वरना नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या है? लाइट क्या है? मिस्ट्री है, आज तक एक्सप्लेन नहीं हुआ। वो क्वांटम थ्योरी की बात जो अभी हमने की थी वो धीरे धीरे डेवलप हुई और वो क्वांटम थ्योरी कहती है कि दुनिया में कोई चीज़ स्ट्रिक्टली पार्टिकल नहीं है, कोई चीज़ स्ट्रिक्टली वेव नहीं है। इनमें एक डी ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लाइट हैज़ डुअल नेचर, इट इज़ वेव एज वेल एज पार्टिकल ऑल्सो। ये वेव भी है, पार्टिकल भी है, वेव की तरह भी बिहेव करती है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमेनाज होते हैं जहां पर लाइट का पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर रहा होता है। कई ऐसी जगह, ऐसे फिनोमेनाज, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे कंडीशंस होती हैं जहां पर लाइट का वेव कैरेक्टर डोमिनेट हो रहा होता है। तो जहां पर जो कैरेक्टर डोमिनेटिंग हो, हमें उसे मानकर उस इफेक्ट को एक्सप्लेन करना चाहिए। और क्वांटम मैकेनिक्स बाद में यह भी समझाती है, डी ब्रोगली का ही हाइपोथेसिस है कि सिर्फ लाइट ही डुअल नेचर पजेस नहीं करती है। हम, आप, ये जितना भी सेटअप सामने है और जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, मुझे दिख रही हैं, ये सारे मटेरियल्स पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं, साथ ही साथ वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। यानी हम वेव की तरह चल रहे हैं, हाँ, हमारा पार्टिकल नेचर डोमिनेट कर रहा है, हम वेव समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने मास को अगर कम करते 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 इलेक्ट्रॉन के लेवल पे लेके चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन सच में ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा होता है। और ये वेव की तरह का जो बिहेवियर है ये बहुत डोमिनेटिंग है, दिखाई देता है। आपको कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाए जाएंगे अभी इसी सीरीज में जहां पर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है। जो मैंने यंग्स डबल स्लिट में आपको बताया था कि इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे रहा है। अगर ये काम हम इलेक्ट्रॉन के साथ करें बच्चों तो इलेक्ट्रॉन भी इंटरफेरेंस दिखाता है, इट स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ वेव। आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम की कोई चीज़ होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को ही यूज़ किया जाता है और उस वेव से, जिसके ऊपर वो वेव बम्बार्ड कराई जाती है, वो वेव से पैटर्न बनाया जाता है कि किस किस जगह से वो वेव रिफ्लेक्ट होके आई है, तो एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का शेप एंड साइज पता चल जाता है। ये है लाइट। सुनने में आसान लगती है, मिस्टीरियस चीज़ है। हम क्या पढ़ेंगे इस पूरी सीरीज में? वेव ऑप्टिक्स, यानी वो कैरेक्टर लाइट का जब लाइट वेव की तरह डोमिनेंटली बिहेव करने लग जाएगी। पार्टिकल नेचर को छोड़ देंगे। क्या लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी? ज़रूरी नहीं है। लाइट विल ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन एंड लाइट विल ट्रेवल इन कर्वी लिनियर पाथ ऑल्सो, मतलब पाथ बदल लेगी, स्ट्रेट लाइन की जगह टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। हाँ, लाइट स्ट्रेट लाइन में भी चलती है, लाइट कर्वी लीनियर पाथ में भी चलती है, लाइट बदलती है अपने रास्ते को। और ये सारा कुछ हम इस पूरी सीरीज में पढ़ रहे होंगे
फॉलो करते रहिए मुझे आरटी एकेडमी पर। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, मैं हूँ आईआईटी कानपुर से। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी में क्लास 12 का वेव ऑप्टिक्स का शानदार सा सेशन, और इसकी पूरी सीरीज़ हम लेकर आ रहे हैं। मिलेंगे हर रोज़ आधे घंटे के लिए और आपकी वेव ऑप्टिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। मिलते हैं कल। इसको रिवाइज करिए और सारी बातें ध्यान रखिए। कल मिलेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल के साथ।